फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में रासायनिक विज्ञान की जो मूल अवधारणाएं हैं, जैसे मूल कॉन्सेप्ट हैं, परमाणु सिद्धांत हैं, ये सब जो है, परमाणु भार और ये सब जो है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परमाणु भार से। परमाणु जो क्या होता है, एक सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, सूक्ष्म कण होता है तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो नगण्य होगा, यानी जिसको नगण्य माना जा सकता है। इसे हम निरपेक्ष रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः हम परमाणु का जो सापेक्ष जो द्रव्यमान निकालते हैं वो सापेक्ष द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु भार वह संख्या है जो दर्शाती है कि उस परमाणु का द्रव्यमान C12 यानी C12 के 1/12, यहाँ 1/2 लिखा है लेकिन 1/12 भाग, और 16 यानी ऑक्सीजन 16 के 1/16वें भाग से कितना गुना भारी है। फिर से एक बार देखते हैं। परमाणु भार वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस परमाणु का जो द्रव्यमान है वो C12 के 1/12 यानी 1/12 जो है, 12th जो है पार्ट है। हाँ, 12th पार्ट, कार्बन के 12 मतलब कार्बन के 1/12 पार्ट जो है, यानी 12th पार्ट है। और ऑक्सीजन के 16th पार्ट का कितना गुना भारी है। ठीक है, जो परमाणु भार की इकाई होती है AMU, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, जिसको हम म्यू से डिनोटेट करते हैं। म्यू जो है एकीकृत द्रव्यमान होता है। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर देखा जाए तो -24 ग्राम ये नगण्य के बराबर हो रहा है कि हाँ, बहुत जो है छोटी जो है वैल्यू। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो भार होगा वो इक्वल होगा 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 अपान 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.008 AMU। आगे चलते हैं। समस्थानिक, अगर ये समस्थानिक हो, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी उनका जो है, जो एक्स एंड वाई है ये परमाणु क्रमांक है, और ABC ये परमाणु भार होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1H1 1H2 और 1H2 ये होता है। तो इसके जो क्रमांक हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, यानी एक्स वाई और जेड हो जाएंगे, और भार जो है 1 2 3 हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर औसत परमाणु भार निकालना हो तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस, यहाँ प्लस छूट गया है तो y इंटू बी प्लस जेड इंटू सी अपान ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूले से हम औसत परमाणु भार निकाल सकते हैं अगर समस्थानिक दिया गया हो तो। आगे चलते हैं। परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान इसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का जो योग होता है वो अणुभार कहलाता है। यानी एक अणु जिस परमाणुओं से बना है उनके सभी भारों का योग, सभी परमाणुओं के भारों का जो योग होगा वो उस अणु के भार का हो, अणुभार कहलाएगा। जैसे हमारा CH4 यानी मेथेन है, तो C का जो होता है परमाणु भार 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, जो यहाँ हाइड्रोजन 4 कंबाइंड हुए हैं तो इसका हो जाएगा 12 + 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। जल के हिसाब से देखा जाए H2O का 2 और 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो आ जाएगा 18। H2O में हम देखते हैं तो H जो है 2 है, जिसका अणुभार जो होता है 1 होता है, तो 2 ये और 8 ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा इसका अणुभार।
ये अगर देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का 40 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा यानी O3 का 48 हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा 100। मोल अवधारणा यानी मोल कॉन्सेप्ट किसी पदार्थ में अणुओं का या परमाणुओं की संख्या को मापता है। से मोल क्या होता है? पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की संख्या को मापता है। एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यहाँ अवोगाद्रो संख्या को Na कहते हैं, यानी नंबर ऑफ एवोगाद्रो, जो इक्वल होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर होती है। मोल किसी पदार्थ के भार ग्राम तथा उसके अणुभार या परमाणु भार का अनुपात होता है। एक मोल जो होता है किसी पदार्थ के भार तथा उसके अणुभार या परमाणु भार के अनुपात के बराबर होता है। जैसे n, अगर मोल को n से हम कहते हैं तो ये परमाणु भार और परमाणु भार या अणुभार के अनुपात के बराबर होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। n मोल में अणुओं या परमाणुओं की जो संख्या होती है वो मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। ठीक है, परमाणु भार बराबर अगर निकालते हैं तो मोल गुणे अणुभार हो जाता है। n अणुओं में मोलों की संख्या जो होगी n अपान अवोगाद्रो संख्या। 1 मोल गैस का NTP पर आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर। अगर x लीटर का कोई गैस है, ठीक है, उस पर NTP पर मोल जो होगा x इन लीटर में और 22.4। आगे चलते हैं, मोलों की संख्या क्या करें, कैसे देखते हैं। जैसे 10 ग्राम NaOH है तो हम पहले उसका 10 ग्राम ये भार हो जाएगा, तो यानी वॉल्यूम हो जाएगा इसका, और यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 ये इसका अणुभार हो जाएगा। ठीक है, अणुभार हो जाएगा तो यह आ जाएगा इतना भार। ठीक है, नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ 20 लिखेंगे और इसका जो है जो परमाणु भार अणुभार होता है इतना होता है, आ जाएगा इतना मोलों की संख्या आ जाएगी। आगे चलते हैं 540 ग्राम जल। ठीक है, 540 इतना लिख लेंगे इसका भार, और जो है यहाँ हम लेंगे अणुभार उसका, तो आ जाएगा 30 मोल, यानी इसमें जो है इतने में 30 मोल हैं। जल का जो अणुभार होता है 18 होता है। अब ग्राम मात्रा याद करो, 0.1 मोल ग्लूकोज में कितना जो है इसका भार होगा कितना, तो 0.1 मोल बराबर ग्लूकोज का हम जानते हैं 180 होता है। ठीक है, तो हम 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 18 ग्राम। 3 मोल अगर एसिटिक एसिड है उसका हम भार निकालना है, तो 3 मोल जो है 3 इंटू 1 मोल में होता है 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मोल का जो वजन है यानी भार है वो 60 होता है ग्राम, तो 3 मोल का 180 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ है मोल हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/3 मोल। O3 में अणुओं की जो संख्या है 1/3 एंड अवोगाद्रो नंबर है। ठीक है, तो O परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन परमाणुओं की, तो 1/3 इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू 3, तो यह आ जाएगा अवोगाद्रो नंबर के बराबर। ये सवाल गलत है, जो ये वाला है ये गलत है। इसी का सवाल जो है नेक्स्ट पेज पे है, आइए देखते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ है मोल पहले निकाल लेते हैं, 18/180 तो आ जाता है 0.1 मोल। फिर यहाँ अणुओं की संख्या जो होती है
ये 0.1 इंटू अवोगाद्रो नंबर हो जाता है। यहाँ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो हमको निकालना है ऑक्सीजन की जो है परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ 6 परमाणु हैं, तो कुल परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी यहाँ 0.1 अवोगाद्रो और इंटू 6 हो जाएगा 0.6 इंटू अवोगाद्रो नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस में अणुओं की जो संख्या है इसका मोल निकाल लेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या हो जाएगी 5.6 अपान 22.4, तो आ जाएगा 1.1/4 मोल हो जाएगा। यहाँ O2 में अणुओं की संख्या जो हो जाएगी 1/4 इंटू अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर Na/4 हो जाएगा। देन ऑक्सीजन के परमाणुओं की जो संख्या हो जाएगी यहाँ हो जाएगी Na/4 इंटू 2 इजिकल टू हो जाएगी Na/2। नेक्स्ट चलते हैं 4 ग्राम CH4 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ मोलों की संख्या निकाल लेंगे, 1/4 मोल हो जाएंगे। अणुओं की संख्या इतनी होगी मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। फिर CH4 में एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यहाँ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इसके 4 इसके, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, ठीक है, एक अणु में। तो जब एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो Na/4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो 2.5 इंटू अवोगाद्रो नंबर के इक्वल हो जाएंगे मल्टीपल में। आगे चलते हैं रॉस समीकरण मिति। रॉस समीकरण मिति में देखते हैं किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, जो भी रासायनिक संतुलित अभिक्रिया होती है उसमें क्रियात्मक और उत्पाद की जो मात्राओं का संबंध होता है उसे हम रॉस समीकरण मिति कहते हैं। फिर से देखते हैं, किसी संतुलित समीकरण, जो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण होता है उसमें क्रियात्मक तथा यानी क्रियाकारक क्रिया जो समूह होता है वो और उत्पाद दोनों की मात्राओं का जो संबंध होता है उसको रॉस समीकरण मिति कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं संतुलित समीकरण अभिक्रिया में, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियात्मक तथा उत्पाद के गुणांक को रासायनिक समीकरण मिति गुणांक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ है मीथेन और ऑक्सीजन, ये रिएक्ट शो करके यहाँ बन रही है CO2 और जल निकल रहा है, पानी निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ जो है किसका किसका, अब देखें मोल देखते हैं CH4 का जो 1 मोल यूज़ हुआ है, यहाँ 2 मोल O2 और निकला है हमको मिलती है 1 मोल गैस CO2 और 2 मोल जो है हमारा मिलता है वाटर, ठीक है। अगर हम यहाँ कर लें, यहाँ इसको 2 मोल कर लें तो ये 4 मोल हो जाएगा, और 4 मोल फिर अगर 2 करेंगे इसको यानी 2 4 और 2 और 4 यानी पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे अगर एवोगाद्रो संख्या यहाँ जो है Na अणु है, यानी जितने एवोगाद्रो संख्या है उतने अणु हैं, तो यहाँ दोगुने हो जाएंगे। यहाँ अगर सिंगल है तो यहाँ दोगुने हो जाएंगे, ठीक है, इसी रेशियो में। फिर यहाँ मान लो एक अणु है, यहाँ 2 अणु, यहाँ एक अणु, यहाँ 2 अणु, तो इस हिसाब से यहाँ 22.4 लीटर, यहाँ 44.8 लीटर, यहाँ 22.4, यहाँ 44.8 हो जाएगा। तो यहाँ अगर ऐसा कह सकते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। सबको डिवाइड कर दे अगर 22.4 से तो आ जाएगा 1 लीटर 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। अगर 1 लीटर लेते हैं मेथेन और 2 लीटर लेते हैं ऑक्सीजन तो मिलेगा हमको 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 लीटर जल मिलेगा हमको, ठीक है। आगे चलते हैं 2 ग्राम CH4 के पूर्ण दहन यानी जलाया जाए तो कितने ग्राम जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, 2 ग्राम। तो यहाँ हम इक्वेशन लिखते हैं इतना, तो जानते हैं 1 मोल अगर हम मेथेन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ 1 मोल बन रहा है और यहाँ 2 मोल बन रहा है,
तो अगर यहाँ 16 ग्राम देते हैं, यानी इसका 16 ग्राम अणुभार होता है, ठीक है, तो ये 44 बनता है और ये 36 बनता है। तो हम 1 ग्राम ले लेते हैं। 1 ग्राम कितना होगा, ठीक है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से तो ये वाला नहीं हो पाएगा, तो हमने जो है ग्राम लिया। 1 मोल में हमको 16 होता है, ठीक है, 16 ग्राम होता है। तो यहाँ सबके अणुभार हो गए, तो 1 ग्राम जो है यहाँ कर लिया गया और 16 से सब में भाग कर दिया गया। तो यहाँ 44/16 ग्राम और यहाँ 36/16, ठीक है। उससे जो है हमको मिल गया, यहाँ हमने निकाल लिया 2 ग्राम का। तो 2 ग्राम यहाँ मल्टीप्लाई करके हमको CO2 की मात्रा जो मिल गई 5.6 ग्राम और CO2 की जो मात्रा हो गई 4.5 ग्राम। आगे चलते हैं मेथड 2। अगर इस तरीके से लगा भी सकते हैं, मेथेन और ऑक्सीजन, ठीक है, जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है 1 मोल और 1 मोल ये कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल हमारा वाटर। हम जानते हैं जो मेथेन का होता है तो आ जाता है 1/8 मोल यहाँ है, ठीक है। तो 1/8 मोल, यहाँ भी 1 मोल है, तो 1/8 और ये 1/8 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 मोल का। तो आ जाएगा 1.4, जल का जो हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। और ये यहाँ CO2 कार्बन है, तो 1/8 इंटू 44 तो आ जाएगा 5.6 और ये आ जाएगा 1.4 इंटू 8 तो आ जाएगा 4.5 ग्राम जल। आगे चलते हैं 2NH3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यदि 17 ग्राम अमोनिया को लिया जाता है तो इसके पूर्ण वियोजन पर कितने ग्राम H2 गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ जो है इक्वेशन में 2 मोल अमोनिया लिया है, 1 मोल जो है हमारा नाइट्रोजन मिल रहा है और 3 मोल जो है हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ जो है 17/17 हो जाएगा, ठीक है। इससे बन जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 1 मोल, ठीक है। यहाँ हमारा, हाँ, यहाँ जो है हाँ, यहाँ हमारा 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल ही है, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर हाफ करते हैं, यहाँ इसका हाफ कर देते हैं, 1 का हाफ, ठीक है, तो इसका जो है 0.5 हो जाएगा, इसका 1.3 हो जाएगा। अगर दोनों का हाफ कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। और अगर हम देखते हैं N2 कितना निकलेगा, तो 0.5 इंटू 28 तो आ जाएगा 14 ग्राम, ये आ जाएगा ये। और जो है 1.5 इंटू 2 तो आ जाएगा 3 ग्राम, 3 ग्राम हाइड्रोजन हो जाता है। आगे चलते हैं 5 ग्राम एथेन के पूर्ण दहन पर कितनी लीटर CO2 बनेगी। तो यहाँ हम करते हैं, एथेन को गर्म जो है जलाया गया ऑक्सीजन के रेफरेंस में, ठीक है, प्रेजेंस में। तो यहाँ हम 1 मोल हमारा हुआ और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 2 मोल बन रही है और जल जो है वो 3 मोल हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम इसका हम पहले वो निकाल लेंगे मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या आ जाती है 1/6 मोल इसमें हो जाते हैं। तो CO2 जो है 1/6 इंटू 2 हो जाएगा और जो है या जल जो है वो 1/6 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 कर करके यहाँ 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ जो लीटर होता है वो 22.4 होता है। यहाँ गैस है तो जब गैस है तो 1/3 इंटू 22.4 तो यह आ जाएगा 7.46 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ 22.4 यहाँ हो जाएगा 11.2 लीटर जल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।